हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं ECCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर सोर्सेज ऑफ डाटा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। और बाकी यही कोशिश करेंगे कि आज जैसे हम कॉन्सेप्चुअली करते आ रहे हैं वैसे ही करें। और स्टिल आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेकेंडरी डाटा। अब इस चैप्टर में वही पूरे डाटा के बारे में है, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये चैप्टर को जो है पहले अच्छे से कर चुके होंगे, तभी एग्जाम के देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोगों को पता है सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो खाली एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कलेक्ट किया जाता है वो किसी और पर्पज़ की वजह से होता है। मान के चलो जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे को डाटा लेना था कि अभी यार ACCA कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। ACCA कितने लोग कर रहे हैं, मेरे को ये वाला डाटा चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में जो डाटा अपलोड हो रखा था, ये चीज़ किस लिए हो रखी थी कि यार हमें देखना था कि यार ACCA वाले कितने बच्चे कर रहे हैं, उनके हिसाब से हमें कैसे स्टडी ऐप वगैरह बनाना है ना। ये सब डाटा लिया गया था इसलिए कि हमें स्टडी ऐप देखना है, हमें ये देखना है कि प्रैक्टिस किट्स वगैरह देखनी है कि कितने लोग हमारे जो हैं वो लोग स्टडी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये डाटा कलेक्ट किसके लिए करा गया कि मेरे को स्टडी ऐप के लिए चाहिए। लेकिन मैं ये डाटा किस लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे को ये देखना है यार ACCA में कितने लोग कर रहे हैं, चलो आओ थोड़े बहुत दोस्त वोस्त बना लेते हैं। ये पता होना चाहिए भाई कि कितने बच्चे कर रहे हैं। तो जो डाटा ओरिजिनली किसी और पर्पज़ के लिए बना होता है, लेकिन मैं उसे यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए कर रहा होता हूँ, वो सेकेंडरी डाटा में आता है। या फिर सेकेंडरी डाटा वो हो जाता है जो आप खुद से कलेक्ट नहीं करते हो। जैसे कि मान के चलो आपने कोई डाटा देखा इंटरनेट पे, आपको डाटा मिल गया, वो सेकेंडरी डाटा है क्योंकि वो आपने कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर कुछ आप डाटा कलेक्ट करते रहो, प्राइमरी डाटा हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत सी बेसिक सी चीज़ें थी। बाकी देखो अब हमें इसमें बताना है कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डाटा दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन। अरे भैया, हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो कोई भी डाटा होगा उसको किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस करके हम इन्फॉर्मेशन निकाल ही सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है डाटा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करता, तो ये तो स्टेटमेंट पूरी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डाटा कलेक्टेड फॉर अनदर। यस, ये वाली जो चीज़ मेरे को सही लग रही है, क्योंकि मैंने आपको अभी वही स्टार्टिंग में बताया ना कि जो भी डाटा हम किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं और फिर उसे यूज़ कर दो, वो सेकेंडरी डाटा हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। बाकी आगे बढ़ते हैं। डाटा कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ द सर्वे बीइंग अंडरटेकन। अरे ये तो भैया प्राइमरी का एग्जांपल हो गया। प्राइमरी का एग्जांपल हो गया ना कि मान के चलो आपको कोई जैसे मैंने आपको स्टडी ऐप का एग्जांपल दिया था कि हमें स्टडी ऐप बनाने, तो हमें देखना होगा यार कितने लोग मतलब एवरेज आते रहेंगे दिन में, ये सब चीज़ें, ताकि वेबसाइट उनकी सही से काम करे। तो उनको इसलिए उन्होंने डाटा लेकर आया कि कितने लोग जो हैं वो टोटली हैं हमारे कोई ACC के अंदर, ठीक है, सर्टिफिकेशन के अंदर। तो यही है, इसी ऑप्शन में कह रहे हैं डाटा स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे बीइंग अंडरटेकर। इसका मतलब जिस पर्पज़ के लिए था उसी के लिए आपने डाटा कलेक्ट करा, तो ये तो प्राइमरी डाटा हो गया। डी ऑप्शन में डाटा कलेक्टेड बाय पोस्ट और टेलीफोन, नोट बाय पर्सनल इंटरव्यू। ये देखो, डाटा किसी भी तरीके से कलेक्ट किया जाए उसकी मतलब सोर्स देखना पड़ता है कि भैया आ कहाँ से रहा है, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है, सोर्सेज ऑफ डाटा। तो हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है हमें वो देखना है। अब हम उसको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं इसका हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कलेक्ट पोस्ट से करो, टेलीफोन से करो, और पर्सनल इंटरव्यू से करो या नहीं करो, ये अब बात की बात है। अब तुम्हें ये देखना है कि भैया हमारा जो कलेक्ट हुआ है वो हमने प्राइमरी डाटा है या फिर सेकेंडरी डाटा है, खुद से हम अपने लिए यूज़ करने के लिए लिया था या बाहर से कहीं से लिया, ठीक है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा, ये वाला डाटा कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पज़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक तो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज में वो चीज़ें आएंगी जो लाइक हमारी कंपनी ही जाके डाटा कलेक्ट कर रही है और वो पहले से अवेलेबल ना हो। विच आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। हमें बताना है कि कौन से हैं जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा है और विच आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है। यानी कि प्राइमरी भी पूछ लिया और सेकेंडरी भी पूछ लिया। चलो, डाटा कलेक्टेड आउटसाइड अ पोलिंग स्टेशन रिगार्डिंग वोटर चॉइस। ओके, वेरी नाइस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहूँगा। जैसे हमारे इंडिया में मान के चलो वोट्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, वोटिंग का सेक्शन चल रहा है। यहाँ पे अंदर ये कोई स्कूल वूल है या कुछ भी है जहाँ पे वोटिंग का आपका पूल वूल बड़ा है। तो बाहर जाके ना काफ़ी लोग वोट देने जाते हैं, तो बाहर से ही जाएंगे, यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे हैं। इसके बाद जब ये लोग बाहर से वापस आते हैं ना, तो आपने क्या करा, आपने कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी देख रहे होंगे जो बाहर से ऐसे लोग आते हैं, उनसे मतलब पूछते हैं कि यार कैसा रहा आपका वोट, मतलब किसको आपने, डायरेक्टली तो नहीं पूछते बट सिर्फ पूछते हैं कि यार आपको क्या लगता है आपने किसको वोट दिया है, जो क्या काम करवाता है, कि लाइक कैसे स्कूलों वूलों को देखता है, या फिर ये सब चीज़ें। फिर वो बताते हैं कि भैया हमने देखो ऐसे टाइप के लोग होते, देखो डायरेक्टली नाम नहीं लेते कि हमने इसको वोट दिया है, लेकिन उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो किसको वोट दे के आ रहे हैं। तो ये वाला जो बंदा ये डाटा को कलेक्ट कर रहा है ना, इसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। अब बताओ, ये डाटा पहले कहीं पे भी अवेलेबल था?
नहीं था ना। इस बंदे ने खुद से डाटा कलेक्ट किया है। ये जो बाहर वोट देकर आ रहे थे उससे पूछा था कि आपने किसको जो है वो वोट दिया, मतलब किस टाइप के लोगों को वोट दिया, है ना। तो ये प्राइमरी डाटा के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये पहले से अवेलेबल नहीं था। इस बंदे ने खुद से अपनी मेहनत करके ये डाटा को कलेक्ट किया है, तो ये वाला प्राइमरी डाटा में आ गया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एन इंटरनेट सर्च फॉर द चीपेस्ट फ्यूल अवेलेबल इन द एरिया। अब ये बताओ, आप प्राइमरी होगा सेकेंडरी? ऑब्वियसली सेकेंडरी, क्योंकि ये डाटा मैंने पहली बात तो मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया है कि मैंने डाल दिया कि भैया चीपेस्ट फ्यूल, सबसे सस्ता फ्यूल मेरे एरिया में ये मिलता है। मैंने इंटरनेट पे गया, सर्च किया गूगल पे, ये गूगल है, यहाँ पे मैंने सर्च किया चीपेस्ट फ्यूल इन माई एरिया, तो ये सारी चीज़ें लिंक्स वगैरह आ गई, ये सब आपको बता रहे हैं। ये देखो, ये जगह पे मिल जाता है, ये जगह पे मिल जाता है, ये जगह पे मिल जाता है ना। तो ये वाली जो है वो डाटा सेकेंडरी डाटा के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला डाटा ना मैंने बनाया है और ये डाटा पहले से किसी और चीज़ के लिए डाला गया होगा। हम लोगों ने बस चूज़ किया गया चीपेस्ट फ्यूल कौन सा पड़ रहा है। ओके, सेकेंडरी डाटा। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, अगेन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, अगर गवर्नमेंट के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट बता रही है इतने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो इससे यार ये वाला डाटा मैंने खुद से तो नहीं बनाया, ये तो मेरे को साफ साफ पता चला गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो ये भी सेकेंडरी में चला गया। Data collected by observation on the number of cars flowing through a junction during peak travels are। इसका मतलब क्या हुआ, ये डाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है कि लाइक आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितनी जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो उसको फ्लो करती हैं एक जंक्शन के थ्रू पीक ट्रेवल आवर्स के। मान के चलो ये एक जंक्शन से बना रखा है, तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि लाइक कितनी गाड़ियाँ जो है वो जा रही हैं, कितनी गाड़ियों का मतलब फ्लो है, आना जाना लगा रहता है पीक ट्रेवल आवर्स के अंदर। जैसे कि मान के चलो ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, ऑफिस टाइमिंग जैसे कि 6-7 इतने बजे के बजे 8 बजे के करीब, इतने टाइम के लोग जैसे ऑफिस वगैरह लोग जाते हैं, तो उनमें जो है वो ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, ऐसा रोड पे माना जाता है। ठीक है, तो अब भीड़ लगेगी तो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितनी गाड़ियों का आना जाना जो है वो लगभग रहता होगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, प्राइमरी डाटा के अंदर। ओके, आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा हो गया, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से खेलेंगे। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन वो होती है लाइक जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से मिले। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी कंपनी है, तो इसके अंदर से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो तो होती है इंटरनल, लेकिन इसके आउटसाइड जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल। ठीक है, अब हमें एक्सटर्नल बताना है। एक्सटर्नल बताने के लिए यहाँ पे देखो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो है ट्रेड रेफरेंसेस, एक है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज, क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट और बैंक रेफरेंसेस। सबसे पहले देखो सबका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। ट्रेड रेफरेंसेस वो होता है, मान के चलो ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा एक सप्लायर है, ये सप्लायर है, ठीक है, ये मेरे को सामान वगैरह बेचता रहता है ना, तो ये मेरे को सामान बेचता है, तो यार इसको ना मेरे को क्रेडिट पे सामान बेचता होगा ऑब्वियसली, तभी सप्लायर है मेरा। तो मान के चलो मैंने इससे कभी सामान वामान खरीदा होगा पहले के टाइम पे उधार में, तो अब मैंने इसको ये देखना है, ये ट्रेड रेफरेंसेस ये बताएगा कि लाइक जो भी मैं ट्रेड वगैरह करता था, इससे सामान वामान खरीदता था, तो मैं उसको टाइम पे पेमेंट तो कर देता था ना यार, कि ये ना मैं उधार लेता हूँ पैसे वापस नहीं करता, ये सब चीज़ें। तो ट्रेड रेफरेंसेस ये बताती है कि जब मैं सप्लायर वप्लायर से जो सामान में वगैरह लेता हूँ, तो मुझका टाइमली पेमेंट कर देता हूँ। ये चीज़ तब हेल्पफुल रहती है कि लाइक अगर कुछ आपको देखना है कि यार भैया ये बंदा टाइम से पेमेंट करता है, टाइमली पेमेंट करता है, नहीं करता है ना, तो ये सब देखने के काम आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये मेरी कंपनी है, ठीक है, ये अगर मैं ये मैं हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये मेरी कंपनी बन गई। तो अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से ले रहा हूँ, अब ये ट्रेड रेफरेंसेस वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो होगी नहीं, ये तो मेरे पास सप्लायर ही देगा ना कि भाई ये टाइम से पेमेंट करता है, नहीं करता। तो ये मैं अगर आउटसाइड ऑफ द कंपनी ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। तो पहली स्टेटमेंट सही। अब देखो पहली स्टेटमेंट सही, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन हट गया, ऑल ऑफ द अबव बचा है, और ये डी ऑप्शन बचा है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है। ओके, तो ऐसा आप एलिमिनेट करके भी रख सकते हो। अब देखो 2 ऑप्शन बचे हैं, देखो या तो 1, 3, 4 तो हो ही गए, 1, 3 और 4 तो होगा। अब सेकेंड वाला होगा या नहीं ये देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि इसके हिसाब से सारे ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे खाली 1, 3 और 4 चाहिए, यानी 1, 3 और 4 तो सही है ही, है ना। सेकंड अब देखता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो इंटरनल है, इसमें कोई हमारे को दिक्कत की बात क्या है, ये तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, डी वाला 1, 3 एंड 4। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज का मतलब क्या हो गया, मान के चलो ये आपकी पूरी कंपनी है, इसमें कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो मतलब आपके प्रोडक्ट्स वगैरह सेल्स वगैरह कराता है, तो अब उसकी जो भी नॉलेज है वो तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है ना यार, क्योंकि ये तो आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अब ये जो भी इनकी नॉलेज वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं उसके पास, वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन, और आपको कौन सी बनानी है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये हमारा वही जो होता है मतलब अपने कंपनी में काम करने वाला बंदा, तो अपनी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इंटरनल होगी, ना कि एक्सटर्नल, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ पोटेंशियल क्लाइंट यू कैन यूज़ बोथ इंटरनल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं पोटेंशियल क्लाइंट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर तुम गैदर कर रहे होते हो तो तुम इंटरनल सोर्सेज भी कर सकते हो और एक्सटर्नल सोर्सेज भी कर सकते हो। अब आपको बताना है कौन सी दो जो हैं वो इंटरनली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन आई। ओके, सप्लायर रेफरेंसेस, वही ट्रेड रेफरेंसेस जो हमने बात करी थी ना, वही सप्लायर रेफरेंसेस। अब बताओ ये एक्सटर्नल था, हमने ऊपर बात करी है इसके बारे में पूरी, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी रिपोर्ट्स, ये क्रेडिट एजेंसी हमने ऊपर देखा था क्या, यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में लिखा था ना क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट्स, ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। बैंक रेफरेंसेज जो है वो हमारा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में यही बात हुई थी हमारी कि लाइक क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है सिबिल वगैरह टाइप, सिबिल, इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि लाइक ये बंदा कितना जो है वो पैसा आने वाले टाइम में दे सकता है, चुका सकता है, नहीं देता। जैसे कि अगर ये कोई बंदा है तो इसके बारे में मैं इसकी सिबिल रिपोर्ट निकालूंगा तो मेरे को ये पता चलेगा इसने पास्ट में कैसे लोन वोन लिए थे, तो उसको टाइम से चुका रहा था या नहीं चुका रहा था, ये तो नहीं है भैया इसके चेक वेक बाउंस हो रहे थे, या फिर इसने जो है वो लोन लेके रख लिया, अपना इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये होती है क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट, जो कि हमें बाहर कोई एक एजेंसी होती है, जैसे हमारे इंडिया में सिबिल है, तो ये सबको बताता है यार क्रेडिट स्कोर कितना आपका जाएगा, और उसके हिसाब से आप फिर इससे हमें ये पता चल जाता है ना यार कि आगे कोई कस्टमर हमसे उधार मांगने आ रहा है, पहले मैं उसका सिबिल चेक कर लूँगा कि इससे मेरे को ये पता चलेगा भाई ये उधार मांग रहा है, ये आने वाले टाइम में मेरे को पैसे चुका पाएगा भी या ऐसे ही उधार पे सामान लेके भाग जाएगा। तो ये सब देखने के लिए ये क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट्स मेरे को मिलती है, जो कि बाहर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। बैंक रेफरेंसेस, वही चीज़, बैंक रेफरेंसेस का मतलब यही हो गया कि बैंक अब बताता है कि यार आप लोगों ने बैंक से जो भी सामान वगैरह ले गए, जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है, तो बैंक रेफरेंसेस बताता है कि यार इसने लोन पेमेंट जो है वो कर रखी है, नहीं कर रखी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ये सब हमने एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की बात करी थी जब 1, 3 एंड 4 हमने सेलेक्ट कर दिया था। अब देखो 21 में वही क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट अगेन अगर एक्सटर्नल है तो इंटरनल तो नहीं हो सकती, ये बी ऑप्शन भी हट गया। अब सी और डी बचा है। देखो सेल्स इन्फॉर्मेशन, वही जैसे हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नॉलेज की बात करी थी इंटरनल के लिए, वैसे ही जो सेल्स इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंपनी के अंदर ही इंटरनली जनरेट होती है, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं ना यार, तो उससे इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो हमें ही मिलेगी। तो ये हो गया इंटरनल। और रेशियो कैलकुलेशंस भी इंटरनल जनरेटेड होते हैं, ये नहीं है कि भैया देखो हमने ये पढ़ा था ना, रेशियो कैलकुलेट होती किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़र कौन होता है, एक्सटर्नल पीपल ज़्यादातर पहले के में, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अब यहाँ पे ये इससे कंफ्यूज मत होना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो भैया एक्सटर्नल पीपल यूज़ करते हैं, यहाँ पे पूछा है कि जनरेट कौन करता है, ठीक है। तो अब ये तो है नहीं कि बाहर के लोग आके आपकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, भैया ये रोस है, आरओसी, ये एनपी रेशियो है, ये फिर जीपी रेशियो है ना, तो ये सब आके वो बाहर वाले लोग तो करेंगे नहीं, तो हमें रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो है वो इंटरनल जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है। ओके, आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दैट कुड बी यूज्ड इन अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में कौन सी जो है वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही लग रही है मेरे को, तो बाकी आगे बढ़ते हैं। प्राइस लिस्ट फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बिजनेस, अगर बिजनेस ने जो भी चीज़ें सोल्ड करी हैं उसका प्राइस लिस्ट, ये तो ऑब्वियस ही बात है इंटरनल ही है यार, इंटरनल है ये, क्योंकि अब मैं मान के चलो मैं कोई प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा हूँ, या ये मैंने 60 में बेचा, ये वाला मैंने 50 में बेचा, ये वाला 40 में बेचा, ये तो मेरे कंपनी के अंदर ही मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, तो मैंने इसकी लिस्ट बना ली यार मैं ये वाला प्रोडक्ट 60 में बेचता हूँ, ये वाला 50 में, ये वाला 40 में, ये तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो गई है ना। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में कह रहा है प्रोडक्शन वॉल्यूम अचीव्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम, अगर देखो ये मेरी कंपनी है, अगेन ये एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो मैंने उसको बता रखा था भाई कि इस महीने ना तेरे को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, उसने यार 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर दिए, बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन इसमें मेरे को एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरी कंपनी के अंदर ही काम करता है और यही मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो ये बाहर से कहीं इन्फॉर्मेशन तो मेरे को मिल नहीं रही, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा।
डिस्काउंट्स गिवन टू कस्टमर्स अगेन, मान के चलो कि हम लोग हमारे पास कस्टमर वगैरह आते हैं, हम लोग सेल वगैरह करें, ठीक है। कस्टमर आए, कस्टमर को हम लोगों ने सेल करा, 1000 रुपये की चीज़ थी, हमने कहा यार चलो 1% का डिस्काउंट ले लो, बाद में जो अमाउंट बचा वो हमने उसको दे दिया। तो अब जो भी दिया वो तो हमारे इंटरनली था ना, हमने बाहर से थोड़े कहा कि यार ये हमारे से खरीद रहे हो तो यार दूसरी कंपनी से जाकर डिस्काउंट लो, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं किया, हम सामान बेच रहे हैं, हमने डिस्काउंट दे दिया, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो ये जो भी डिस्काउंट गिवन है ये भी इंटरनली हो गया, तो हमें एक्सटर्नल बताना है, तो ए ऑप्शन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स। इसको आप काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो कि जैसे मान के चलो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन तो चलती रहती है, हर जगह चलती है ना। तो जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है वो चीज़ के लिए हेल्प करता है। मान के चलो कोई चीज़ आज जो है वो 100 की है, आज जैसे कि 2025, ठीक है, वो चीज़ आज 100 की मिल रही है, लेकिन 2026 में जाके वो वही सेम चीज़ 120 की हो सकती है ना, इन्फ्लेशन। तो जो 100 में चीज़ मिल रही है वो 120 की मिल रही है, यानी कि 20% राइज़ हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन 20% आ गई इसमें। वैसे एक साल में इतनी ज़्यादा तो नहीं आ जाती, बट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो जैसे 20% की इन्फ्लेशन आ गई, अब आपको यही देखना है 2025 से 26 में आए तो 20% की इन्फ्लेशन आ गई। तो ये सारे स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन वगैरह ये सब चीज़ों में आ रही है, ताकि अब देखो अब कंपनी को पता चल जाएगा यार अगले साल तक इन्फ्लेशन आने वाली है, इतना सामान, मतलब अगर हम कोई चीज़ 100 में बेचने का सोच रहे थे तो वो 120 में बिकेगी, तो उसी हिसाब से वो बजट बनाएंगे कि हाँ सेल्स हमारी इतने हिसाब से हो सकती है, हमारी कॉस्ट जो है वो इतनी सब आ जाएगी, है ना। तो ये सब भी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चाहिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आई होप आपको जो है वो चीज़ें भी अच्छे तरीके से बहुत क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेंसर या फिर मशीन डाटा। ये तो मतलब हम डेली लाइफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया आजकल यही सब चीज़ें तो चल रही हैं। लोकेशन डाटा फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन, येस, आप लोग पता है ऊपर आते हो, ऊपर लोकेशन का जो ऐसे ऑप्शन बना हुआ आता है कि लोकेशन को ऑन कर दो, कुछ कैब वैब बुक करानी है तो पहले लोकेशन ऑन करते हो, ये सब चीज़ें करते हो। तो ये सब क्या है, सेंसर और मशीन डाटा ही तो है कि आप लोग लोकेशन ऑन कर रहे हो, इससे क्या होता है आप लोगों की लोकेशन जो है वो फ़ोन से पता चल जाती है कि हाँ आप लोग यहाँ पे रहते हो, तो फिर आपको कहीं भी जाना होता है तो बस आप उसको उस जगह का एड्रेस डाल दो, बस वहाँ पहुँचा देंगे, और कहाँ से जाना है वो आपका लोकेशन वाला डिवाइस जो है वो अपने आप सेंसर कर लेता है। टेम्परेचर डाटा फ्रॉम थर्मामीटर्स इन अ फ्रीज़र, येस, मान के चलो फ्रीज़र में से आपको कोई थर्मामीटर में टेम्परेचर डाटा पता चल रहा है, वो भी सेंसर डाटा है। अब आप लोगों ने थर्मामीटर लिया, अब इसमें से आपको टेम्परेचर पता चल रहा है कि हाँ कि कितना टेम्परेचर आ रहा है, ये भी सेंसर या फिर मशीन डाटा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो है, यानी कि थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया रिगार्डिंग, नहीं, इस पे कोई भी सेंसर या फिर मशीन डाटा नहीं है। मैं जाके सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चलाऊँ, मैं फेसबुक चलाऊँ, मैं यूट्यूब चलाऊँ, बट इससे जो है वो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है वो सेंसर या फिर मशीन डाटा के अंदर नहीं आई। और पहली बात यहाँ पे पूछा है डाटा, डाटा, ठीक है। हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके थे वैसे भी कि डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तब इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सीधा इन्फॉर्मेशन लिख दिया, तो इन्फॉर्मेशन तो भाई पहली बात तो आएगी नहीं हमारी, इसमें हमसे डाटा के बारे में पूछा है, ठीक है, डाटा। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 2 सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 24th इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इन्फॉर्मेशन फॉर द वेजेस डिपार्टमेंट। वेजेस डिपार्टमेंट के बारे में याद रखना, इंटरनल इन्फॉर्मेशन एज अ होल नहीं पूछा, खाली वेजेस डिपार्टमेंट के लिए पूछा है। वेजेस डिपार्टमेंट जैसे कि जो भी हम किसी को दिहाड़ी वगैरह देते हैं, हम जैसे बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। वेजेस डिपार्टमेंट की इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक बड़ी कंपनी की। अ कोड ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स आप लोगों को पता है। देखो अब पहली बात कुछ थोड़ा ना आराम से हम लोग जो है वो क्वेश्चन को पढ़े ऐसे पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है ये सोचेंगे, एक काम करके सोचते हैं खाली, ये हमारी कंपनी है, तो कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वेजेस से रिलेटेड वो हमारी इंटरनल होंगी, इसके अलावा जो भी होगी वो एक्सटर्नल होगी, ठीक है, ऐसे सोच के चलेंगे। अब इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो हमारी कंपनी के अंदर और कोड ऑफ प्रैक्टिस इशू करें, ऐसा तो कुछ कंपनी में हमें नहीं होता जैसा हम लोगों को पड़ा है या फिर हमें ध्यान है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो मेरा नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा ना ऐसे एलिमिनेट करके चला करूँ, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अ न्यू नेशनल 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 पढ़ रहे हो, नेशनल मिनिमम वेज। अब नेशनल में मिनिमम वेज आई है, वेज आई है, ठीक है, बढ़िया बात है, वेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्या ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है? नेशनल है भैया, हमारी कंपनी ने कुछ नहीं किया, पूरी कंट्री में जो है वो ऐसा हुआ है, ठीक है। अब नेशनल है, हमें कंपनी का इंटरनल इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो ये तो एक्सटर्नल काइंड ऑफ हो गई है ना, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऐसे एलिमिनेट करो। चेंजेस टू टैक्स
कोडिंग अरेंजमेंट्स इशूड बाय टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ क्या हमारी कंपनी के अंदर होती हैं? नहीं यार, टैक्स अथॉरिटीज़ तो मतलब गवर्नमेंट वगैरह देखती है कि क्या टैक्स रखना है, क्या रेट रखना है, ये सब चीज़ें हम तो डिसाइड नहीं करते। तो ये भी एक्सटर्नल हो गया, सी ऑप्शन भी हट गया। ऐसे एलिमिनेट करो, ए बी सी हट गए तो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसको पढ़ते हैं, द कंपनीज एम्प्लॉयज शेड्यूल ऑफ आवर्स वर्क। यस, अब कंपनी ने एक ऐसा वो बना लिया है कि जैसे कि एम्प्लॉय शेड्यूल ऑफ आवर्स वर्क की कितने, ये जैसे ए है ये 50 घंटे काम करता है, बी जो है वो 40 घंटे काम करता है, सी 30 घंटे काम करता है। ये कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी ने ऐसा ये शेड्यूल बना लिया, बस इसमें क्या दिक्कत की बात है। तो ये वाला डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट करके चलोगे तो आपके जो है वो आंसर बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ऐसे ट्राई करना है, ठीक है। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 25। WPLC इज़ विशिंग सर्वे इट्स स्टाफ। देखो, एक कंपनी है और वो चाहती है कि वो जो भी कंपनी के अंदर स्टाफ काम कर रहे हैं उसका सर्वे करे, ठीक है। न्यू वर्किंग फ्रॉम होम प्रैक्टिसेस, जैसे कि लाइक वर्क फ्रॉम होम आजकल काफ़ी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कि लाइक कंपनी जो भी स्टाफ वगैरह है उसको घर से ही काम करने को दे देते हैं। तो इसका वो सर्वे करना चाहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो WPLC इंटेंड कर रही है कि उसको ऑनलाइन क्वेश्चनेयर बनाना है। जैसे कि हम लोग आजकल गूगल फॉर्म याद है, मत याद क्या है, आजकल चलते ही हैं कि एक लिंक भेज देते हो, उसके अंदर गूगल फॉर्म खुल जाता है, फिर यहाँ पे पूरे आपको ऑप्शन देते हैं, बताते हैं आपको ये चीज़ कैसी लगती है, फिर आप येस नो या फिर गुड है ऐसी चीज़ें करते हो, पूरा एक लिंक आती है उससे आप ओपन करते हो, है ना। तो ऐसा ही ये क्वेश्चनेयर बनाने का सोच रहे हैं अपने स्टाफ के लिए, जो कि करते हैं कि कंप्लीट द क्वेश्चनेयर विल टेक अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। तो ये जो भी लिंक भेजेंगे इसको खोलोगे, गूगल फॉर्म खुल जाएगा, फिर ये भरने में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो 15 मिनट लगभग लग जाएंगे। और ये है किस चीज़ से रिलेटेड, कि इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि वर्क फ्रॉम होम का कैसा चल रहा है इनका, है ना। सो इस चीज़ के लिए, और देखो ये भी क्या है, स्टाफ हैव बीन टोल्ड दैट दे मस्ट डू दिस ड्यूरिंग देयर ब्रेक्स। वाओ, मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जॉब कर रहे हैं, उनको बीच में बेचारों को लंच ब्रेक मिलती है थोड़ी बहुत, आधे घंटे की मैक्सिमम, आधा घंटे की, पौने घंटे की मिल जाती है ना। तो उसमें से 15 मिनट भैया तुम्हें ब्रेक में ही अपना मोबाइल उठाओ, जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसे 15 मिनट लगा के भर दो। वाओ, मतलब बेचारों को एक तो 10 से 6 वो काम करेंगे, है ना, बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसमें भी ये चाहते हैं कि 15 मिनट में वो क्या करें, ये इनका फॉर्म फिल करें 15 मिनट लगा के, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो, हमें बताना है क्या है, ये जो फॉलोइंग कॉस्ट हैं और प्रोड्यूसिंग दिस इन्फॉर्मेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। आपको बताना है क्या है कि कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग द इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई होप हम ये चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं ना। सो डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोड्यूसिंग द इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि जो मेरी इससे डायरेक्टली रिलेटेड होगी, मेरे को क्वेश्चनेयर बनाना है ना, क्वेश्चनेयर बनाना है, तो क्वेश्चनेयर बनाने से जो भी डायरेक्टली मेरे को अफेक्ट करेगी चीज़, वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, और बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी, है ना। तो पेइंग फॉर कंसल्टेंट टू प्रोड्यूस द क्वेश्चनेयर, यस डायरेक्ट कॉस्ट है। अब जो भी मैं कंसल्टेंट को हायर करूँगा भैया कि यार प्लीज़ मेरा एक ना क्वेश्चनेयर बनाना है, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय का सर्वे वगैरह करना है, तो ये जो बंदा मेरा वो क्वेश्चनेयर बनाएगा, उसी को तो मैं जो पेमेंट वगैरह करूँगा तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर मैं इसको पेमेंट ही नहीं करूँगा तो क्वेश्चनेयर कैसे बनेगा, है ना। पेइंग वेजेस फॉर पीपल और टू ईमेल स्टाफ विद इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कंप्लीट द सर्वे। अब मान के चलो जो भी एक स्टाफ वगैरह है, ठीक है, इन सबको बोल रखा है कि भैया आगे तुम्हें ईमेल करना है लोगों को, कि इंस्ट्रक्शंस देके कि जो भी मतलब सर्वे था 15 मिनट का सर्वे है ना। अब किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये वाले स्टाफ को हायर कर लिए, मान के चलो पूरा ए डिपार्टमेंट है, इसको बोल दिया कि यार ईमेल कर दो, एक इंस्ट्रक्शंस की PDF बना दी, ये इंस्ट्रक्शंस, इसमें सब लिखा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे किस चीज़ों के आंसर्स देने हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे ये सर्वे से। क्योंकि मान के चलो अगर कोई मैंने क्वेश्चनेयर बनाया, अब क्वेश्चनेयर बना दिया, किसी को यूज़ ही नहीं करना आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, अगर मैं क्वेश्चनेयर बना के इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे यूज़ करना है, तो येस फिर फ़ायदा होगा, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इनको जो भी मैं वेजेस वगैरह दूंगा, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस ऑफ स्टाफ मोरल ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रेक टाइम, यस ये एक कॉस्ट तो है, लेकिन यार ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। वो हमने बात करी थी कि लाइक ब्रेक के अंदर ही उसको बेचारों को 15 मिनट जो है वो देने पड़ रहे थे, तो जो स्टाफ का मोरल कम होगा, क्योंकि भैया वो कहेंगे ब्रेक ही ऐसा मिलता है, फिर ऊपर से तुम चाहते हो कि हम ऐसा करें हरकतें, फिर ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो देखो थर्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो या तो सी ऑप्शन तो मेरा कट गया, डी ऑप्शन भी हट गया, या तो ए होगा या बी होगा। अब देखो 1 एंड 2 तो मैं पहले से ही सही कर चुका हूँ, तो यानी कि ए ऑप्शन ही मेरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी में खाली सेकंड ओनली लिखा हुआ है। ऐसे तो मेरे को फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यस हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें समझ के चलेंगे, है ना। सो फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, डिलेस कॉस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस
ड्यू टू द स्टाफ फिलिंग इन द सर्वे व्हेन दे शुड बी वर्किंग। अब कुछ यार ढीठ से लोग होते हैं, भैया हम क्यों ब्रेक में काम करें, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो जब हमारा काम चल रहा होगा उसके बीच में करेंगे काम, है ना। तो अब जैसे मान के चलो लंच ब्रेक में काम करने को बोला था, उन्होंने नहीं करा, वर्किंग आवर्स में जो है वो ये सर्वे को फिल कर रहे हैं, तो 15 मिनट उनके इसी क्वेश्चन को भरने में चले गए। जबकि अगर वो नहीं करते तो 15 मिनट जो है वो काम कर दे कंपनी वगैरह का, तो ये जो कंपनी का काम डिले हुआ है 15 मिनट, वो जो है वो भी देखो कॉस्ट तो है, लेकिन ये भी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन ऐसे कुछ रिलेट नहीं करता है, वो एम्प्लॉय जो है वो नहीं कर रहा है उसमें, और लाइक वर्क करते वक्त जो है वो भर रहा है, तो ये हमारी कॉस्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ओके, तो फोर्थ भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। द फॉलोइंग कॉस्ट रिलेट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर काइट कंपनी। आपको बताना क्या है, टोटल डायरेक्ट डाटा कैप्चर कॉस्ट बतानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाटा कैप्चर कॉस्ट बनानी है, ठीक है, वो भी डायरेक्ट, तो ये बात हमें याद रखनी होगी। इसमें देखो सबसे पहले आप लोगों को बोल रखा है कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे मतलब कॉस्ट ऐसे दे रखा है, तो एम्प्लॉय टाइम, कितना एम्प्लॉय टाइम लगता है, जो भी टाइम शीट्स वगैरह फिल करते हैं वो, कि लाइक जो भी टाइम शीट्स आ रहे हैं, कितने टाइम पे आ रहे हो, कितने जा रहे हो, ये सब चीज़ें, तो जब भी वो फिल करते हैं, ये तो यार ऑब्वियस ही बात है। देखो अगर डायरेक्ट डाटा कैप्चर कॉस्ट पूछा है, तो ये तो कैप्चर कॉस्ट में डायरेक्टली आएगी, क्योंकि कितना आने जाने लग रहे हो टाइम शीट्स पे, जो भी फिल करने में टाइम लगा रहे हो, वो तो डायरेक्टली रिलेटेड, तो यस 600 तो मैं इंक्लूड करूँगा। यूज़ ऑफ बार कोड एंड स्कैनर्स टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री, नाइस। जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट के पीछे बार कोड सा बना होता है ना, उसको वो वहाँ पे जो भी आपका होता है, वहाँ पे जो भी बिल वगैरह लगा रहा होता है, उस इसको स्कैन करता है, और उसके एकदम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है कि हाँ इसका इतना अमाउंट है, और वो हमारा बिल ले लेता है, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है कि मान के चलो कंपनी के अंदर इन्वेंट्री वगैरह पड़ रखी है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो इस पे पीछे बार कोड लगा हुआ था, स्कैनर हम स्कैन किया, चलो ठीक है ये रिकॉर्ड हो गई, यहाँ पे बार कोड लगा हुआ था, इसको स्कैन किया, रिकॉर्ड हो गई, ऐसे सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया। डायरेक्ट कैप्चर कॉस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली जो है हम कैप्चर कर रहे हैं चीज़ों को, और टोटल इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद स्टोरेज ऑफ सेल्स इन्फॉर्मेशन नो लॉन्गर नीड, बहुत बढ़िया। कोई सेल्स की स्टोरेज थी, मान के चलो हम लोगों को सेल्स वगैरह करनी थी, उसकी स्टोरेज जो भी इन्फॉर्मेशन सेल्स की इन्फॉर्मेशन थी उसको स्टोर करके रखा था, लेकिन अब हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब किसी चीज़ की अगर ज़रूरत ही नहीं है तो मैं उसको क्यों इंक्लूड करूँगा, है ना। तो ये तो उसमें आ गया। और इसके बाद ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। तो इसके बाद टाइम टेकन बाय स्टाफ टू इनपुट डाटा इनटू प्रोडक्शन सिस्टम। नहीं यार, अब मान के चलो कोई प्रोडक्शन सिस्टम में डाटा को इनपुट कर रहा है, ये डाटा को इनपुट कर रहा है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, तो ये जो है वो मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट में आ जाएगी। प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होती है कि लाइक आप लोग कोई भी प्रोसेस करने में चीज़ लगा रहे हो, उसमें कोई भी पैसा वैसा लगता है, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। अब आप कोई डाटा इनपुट कर रहे हो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, जो भी टाइम उसमें लगेगा वो तो इनडायरेक्ट होगा, तो 900 भी इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट कितना हुआ 600 और 200 कितना होता है 800, और बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, बट ये हमने पूरा ऐसा किया है कि लाइक इसके बाद आपको यार ये चैप्टर वापस बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे काफ़ी चीज़ें आपकी जो चीज़ें आपको लग रहा है नहीं क्लियर होंगी वो भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।